या तो लोगों को कंपनियां बहुत अच्छी नहीं मिलती हैं या कंपनियों को बहुत अच्छे लोग नहीं मिलते हैं। ऐसी ही समस्या लगातार बनी हुई रहती है। इसी विषय में हम लोग आज बात करने वाले हैं। बिजनेस की सीरीज को आज आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे पीपल मैनेजमेंट। एक कंपनी के अंदर पीपल मैनेजमेंट कितना उपयोगी है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं विक्रम खेदड़, को फाउंडर एंड सीईओ अनुदा रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड। आज हम बात करने जा रहे हैं पीपल मैनेजमेंट। पीपल मैनेजमेंट हर किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, व्यापार के अंदर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो लोगों को मैनेज करना ही सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग जो माना जाता है। आउट ऑफ इंडिया से भी बहुत सारी कंट्रियों से बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंडिया के अंदर देख रही हैं आज कि वहां पे उनको पीपल जो है वो कम रेट में मिल जाएं और अच्छे काम करने वाले लोग मिल जाएं। ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है। जो भारत के कई एक्सपर्ट जो यहां से एजुकेशन लेते हैं और बाहर आउट ऑफ इंडिया में काम करने के लिए चले जाते हैं एक पैकेज के लिए, अच्छे पैकेज के लिए। आज हम उसी पे बात करेंगे कि आज हमारे देश के अंदर किस तरीके से किसी भी बिजनेस को पीपल मैनेजमेंट में किस तरीके से ध्यान देकर उसको बड़ा किया जा सकता है। हर बंदे को आप अपॉर्चुनिटी के रूप में भी दिया जा सकता है। आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। चाहे वो सीईओ पोजीशन पे है, चाहे वो किसी ऑफिस बॉय की पोजीशन पे है, डिपेंड करता है। सारा एक कंपनी यानी कि कंपनी एक लेवल अलग होता है। इसके अंदर जो भी काम करने वाले लोग होते हैं उनको पीपल मैनेजमेंट कहलाते हैं। उसमें चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे आपके कस्टमर हो, चाहे आपकी कंपनी के एम्प्लॉय हो, ये सारे लोग मिलके एक पीपल मैनेजमेंट की भूमिका अदा करते हैं। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं हम एचआर मैनेजमेंट। एचआर मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले हमें बंदे कैसे हायरिंग करने होते हैं, यानी कि आप जब कंपनी रजिस्टर कर लेते हो, हायरिंग जब प्रोसेस चालू कर देते हो। ऐसा ही एक उदाहरण हमें आरे को देखने को मिलता है टाटा कंपनी के अंदर। टाटा कंपनी के अंदर जो बंदे काम कर रहे हैं वो टाटा को कभी छोड़ना ही नहीं चाहते और टाटा भी कभी उन बंदों को नहीं छोड़ना चाहता। दोनों के अंदर किस तरीके से आपस में किस तरीके से कम्युनिकेशन है, आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। अब हम बात कर रहे हैं कंपनी के अंदर आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये लोग काम के हैं या नहीं है, यानी कि किस टाइप के लोग होते हैं पीपल मैनेजमेंट में। अब बात करते हैं हमारी कंपनियों के अंदर, जो आपकी कंपनी है या जो आपके आसपास में जो कॉन्ट्रैक्टर हैं या जो लोग हैं जो आपको सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो किस तरीके की चार कैटेगरी में आप डिफाइन कर सकते हो। आपकी नजरों के सामने अभी ये चारों कैटेगरियां रहेंगी और आपको डिफाइन हो जाएगा। आपको सिर्फ इसकी नॉलेज के कारण ही हम लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। मैं पहली जो बात करता हूं वो करता हूं जिसके अंदर हाई विल है, यानी कि करने का जुनून रखता है, लेकिन उसको स्किल यानी कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है इस कारण से, या नॉलेज की कमी होने के कारण से वो आगे आपका जो एम्प्लॉय है या बंदा है या जो कोई भी आपसे जो कनेक्ट है बंदा, वो कार्य नहीं कर पाता है। तो एक तो ये कमी होती है। दूसरी जो कमी होती है जिसके अंदर हम बात करते हैं, जो बंदे को हम देखते हैं वो इस तरीके के लोग होते हैं जिनमें कंपनी के अंदर वेल यानी कि उनका जो हाई स्किल भी अच्छा होता है और करने का जुनून भी बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग आपकी कंपनी के अंदर होते हैं। तीसरे नंबर पे जो आते हैं वो लो विल और लो स्किल वाले लोग आते हैं जिनका नॉलेज भी कम होता है और करने का जुनून भी कम रहता है। बस वो लोग क्या करते हैं, ऑफिस में आपके आते हैं और जैसे ही उनका लंच का टाइम हुआ उन्होंने लंच किया और शाम का जैसे ही आपका क्लॉक आउट का जो टाइम है उस टाइम में वो निकल गए। उस टाइम में भी वो चाहते हैं कि मैं वॉशरूम भी जाऊं तो उसी पीरियड में जाऊं, यानी कि इस माइंडसेट से वो लोग काम करते हैं। कुछ इस तरीके के लोग होते हैं। और चौथे जो लोग होते हैं वो होते हैं आपकी कंपनी के लिए सबसे डेंजर, यानी कि जो आपके संपर्क में जो लोग हैं उनमें सबसे डेंजर वो व्यक्ति होते हैं जिसको नॉलेज तो बहुत सारी होती है लेकिन वो करते नहीं है या करना नहीं चाहते। वो लोग जो एनवायरनमेंट है आपकी कंपनी के अंदर वो पूरा डिस्टर्ब करके रखते हैं। तो ऐसे लोगों को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उस व्यक्ति को नॉलेज तो है लेकिन वो आगे उस कार्य को करने नहीं दे रहा। आप यदि अब क्या रहेगा, वो पुराना बंदा हो जाता है धीरे धीरे, तो हम लोग क्या करते हैं उसके ऊपर ट्रस्ट करने लग जाते हैं और हम राय भी उसी व्यक्ति से लेने लग जाते हैं। और उसके जो अंडर में आता है वो भी ये चाहता है कि मेरे पास में ऐसे ही लोग, यहां तो ऐसे ही चलता है, ऐसा सिस्टम माहौल क्रिएट हो जाता है और इससे कंपनी की डाउन आने की स्थिति बढ़ जाती है। तो ये चार तरीके के लोग हैं जिनको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम लोग व्हाई बिजनेस फेल्ड इन पीपल मैनेजमेंट। क्या ऐसे लूप होल्स हैं जो एचआरएम यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर कमी रह जाती है, उसको कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं आपको पहला एग्जांपल देता हूं, यदि अंडर स्टाफ, तो अंडर स्टाफ के अंदर क्या होता है कि इंक्लूडिंग जो सीईओ है वो अपने आप को भी एक एम्प्लॉय समझ लेता है और वो क्योंकि एम्प्लॉय यानी सीईओ की जो पोजीशन होती है वो कंपनी को डेवलप करने की तरफ उसका माइंडसेट होता है। वो कंटिन्यूअसली अपने व्यापार को बढ़ाने का विचार करता रहता है। वो अलग अलग इंडस्ट्रियों से बात करता रहता है, अलग अलग लोगों से बात करता रहता है कि उसका कैसे भी काम आगे बढ़े। सेल्स डिपार्टमेंट अपना काम करता है, मार्केटिंग अपना काम करता है, जो भी जितने भी डिपार्टमेंट आपकी कंपनी में होते हैं सब अपना अपना काम करते हैं। लेकिन ये व्यक्ति हर कार्य को खुद करने के चक्कर में काम होता है वो अटका लेता है। ये व्यक्ति क्या होता है, हर कार्य को जैसे इंप्लॉय आता है, तेरे से नहीं हुआ तो भैया ले मैं करके दिखाता हूं, देख ऐसे होता है,
ये वाली जो पोजीशन होती है, इस पोजीशन में वो डाउन आ जाता है और उसका जो पूरे दिन का कार्य होता है, यानी कि बंदे के दिमाग में जो उसका आसपास का एनवायरनमेंट है, यानी कि उसको नहीं आ रहा, आपने किसी को टास्क दिया कि भैया ये फॉर्मूला लगा के आ, या ये चीज करके ला, या मुझे ये टोटल करके दे, अब वो बंदा आएगा सर मेरे से नहीं हुआ ये, तो आप क्या करते हो, तेरे से नहीं होता, तू ऐसा है वैसा है, और फिर आप खुद करने लग जाते हो। यानी कि ये जो कमी होती है, ये बहुत बड़ी कमी होती है एज ए सीईओ पोजीशन पे। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, लीनियर हायरिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि हम लोग जब हमें स्टाफ चाहिए होता है, यानी कि हम किसी बंदे को हटाने का प्रयास करते हैं, तो हमारे पास में क्या, एक तो बैकअप नहीं होता है, दूसरी चीज जब हम उसको हटाने का करते हैं, उसके बाद में जब नई हायरिंग के लिए प्लान करते हैं, तो हमारे पास में जब हमें मान लो कि कोई व्यक्ति हमें चाहिए, अभी के हिसाब से बात करें उम्र में बंदा कोई चाहिए, तो हम लोग जब क्या करते हैं, पहले तो उस बंदे को खींचते रहते हैं, फिर हम उसको नहीं खींच पाते हैं, जब उसको मना करते हैं, उस टाइम में हमें इमीडिएटली कोई ऐसा बंदा चाहिए होता है जिसको हमें हायर करना है। अब हम पोस्टिंग के लिए जाते हैं, तो हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि पहले या तो व्हाट्सएप पे करेंगे, या फेसबुक पे करेंगे, या आप ऐसे कोई इक्का तुक्का कोई जो प्लेटफॉर्म है वहां यूज करेंगे, और इस तरीके से हम लोग जब पोस्टिंग डालते हैं, वो पोस्टिंग से हमें बंदा वहां मिल नहीं पाता है, हम हायर नहीं कर पाते उस बंदे को। रीजन क्या होता है कि आपके पास लिमिटेड लोग आते हैं, आपने क्या किया, लिमिटेड जगह पे आपने अपने डेटा को अपलोड किया, लिमिटेड लोगों को आपने दिखाया, तो लिमिटेड लोगों से आपके पास लिमिटेड इंक्वायरी आती है। अब उन इंक्वायरियों में भी आपके पास में लिमिटेड जो लोग थे, उनमें से भी आपको जो पसंद करने वाला व्यक्ति था वो नहीं आया, और जब आया भी तो हम लोगों ने उससे बात करने के लिए, यानी कि एचआर का जो कार्य था वो भी वो करने लग जाता, भैया तेरे को पैसे कितने मिले, वो बात करने लग जाता है, यानी कि आपको सैलरी कितनी मिली, सैलरी को डील को करने लग जाता है। ये बड़ा एक लूप पॉइंट होता है। इसके बाद में हम करते हैं नो क्लियरिटी ऑफ एम्प्लॉय टाइप। यदि आपने जब जॉब के लिए किसी को अप्लाई किया, तो आपने उसमें टाइप नहीं डाला, अच्छे से उसको डिफाइन नहीं किया कि आपको किस लेवल का बंदा आपको चाहिए था। अब आपने अपनी टीम को कह दिया कि मुझे सेल्स के लिए बंदे चाहिए, लेकिन आपने सेल्स में ये नहीं लिखा, या आपके जो टीम का जो बंदा था उसकी आपने पोस्ट सबमिट की है, उस पोस्ट को आपने देखा नहीं है, उसको वेरीफाई नहीं करवाया, कि उसने सिर्फ ये डाल दिया कि हमें बंदे चाहिए। अब होता क्या है, आपको यदि 30,000 का बंदा चाहिए, आप वहां ये डाल दोगे 15 से 30,000 रुपए का बंदा चाहिए, तो आपके पास में बहुत कम चांसेज हैं कि 30,000 वाले लोग आएंगे। आप भले उसको 30,000 देना चाहते हो, तो आपका ये भी बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। बहुत सारे तरीके होते हैं, आगे मैं उस पर भी बताऊंगा। तो आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए, आपको किस तरीके की जॉब किस पोजीशन पे और किस सैलरी पे देनी है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। एक सीईओ लेवल की जो कंपनी होती है, यानी पीएस में अच्छा यदि मैनेजमेंट होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो उस तरीके की गलती नहीं करते हैं हायरिंग में। वो क्या करते हैं, मल्टीपल जगह पे एक साथ पोस्ट करते हैं, यानी कि उनके पास में जितनी भी पाइपलाइनें थी, उन्होंने उस जगह पे एक साथ पोस्ट करी, वहां से उनके पास में एक साथ जो कैंडिडेट आए, उनका फिर उन्होंने पहले उनकी छटनी की, और छटनी करके फिर उनका इंटरव्यू फाइनल किया जो उसके अकॉर्डिंग उनको बैठ रहे थे, कि वहां पे ना आपको बजट के लिए आपको परेशानी आई कि आपको बंदे के साथ में कितना पैसा देना है, कितना लेना है, इस टॉपिक पे बात करने की जरूरत पड़ी। एक होता है नो एम्प्लॉय एग्रीमेंट, जब हमने बंदे को हायर भी कर लिया, उसके बाद में हमने उसको फायर करने के लिए कुछ ऐसी चीज रखी ही नहीं है एग्रीमेंट में कि उसको किस बेस पे हम हटाएंगे। तो आपकी हायरिंग और फायरिंग वाली जो चीज है, उसके अंदर आपके पास में कंटिन्यूसली एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि भैया ये कंडीशन है, आप यदि करोगे, कंपनी के सिस्टम में रहोगे, एक डिसिप्लिन में रहोगे, तो ये सिस्टम हमारी साइड से आपको ये अप्रिशिएट किया जाएगा, और यदि आप कार्य सही तरीके से नहीं करते हो, तो इतने टाइम में आप यहां से फायर कर दिए जाओगे। दोनों की मिलाप से ये एग्रीमेंट एक अच्छा आपका बनना चाहिए, जिससे कि हर बंदे का साइनिंग होनी चाहिए उसके ऊपर। अब बात करते हैं, एक स्मार्ट हायरिंग हमें करनी है तो कैसे करेंगे। अब इसमें क्या है, आपको प्रोएक्टिव हायरिंग प्रोसेस कंटिन्यूसली रखना पड़ेगा आपकी कंपनी में। रीजन क्या होता है, बंदे आपकी कंपनी में आते जाते रहेंगे। रीजन क्या होगा, आप 50 लोगों को रखोगे तो आपके विजन के साथ जो मैच करने वाले लोग होंगे वो सिर्फ 10 निकलेंगे, यानी ये रेशो रहता है। तो अब आपको भी देखना पड़ेगा कि आपको कंटिन्यूसली उसको बिजी रखना पड़ेगा, सिस्टम को, एचआर को बिजी रखना पड़ेगा कि हमें कंटिन्यूसली हायरिंग चाहिएगी। साथ में हम बात करें क्लियरिटी ऑफ एम्प्लॉय। जब आप एम्प्लॉय को हायर करते हो, उस टाइम में जब पोस्ट कर रहे हैं, तो एक जेडी होता है, यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन, ये आपका बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल होना चाहिए। जो भी आपका एचआर होता है, उसमें पूरा डिटेल वाइज लिखे कि हमें सेल्स का बंदा चाहिए जिसकी सैलरी 30,000 रुपए हो, जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस हो, हिंदी इंग्लिश की नॉलेज हो, जिसके पास में लैपटॉप हो या बाइक हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो। ये सारी चीजें जो भी आपको लगता है कि आपकी कंपनी के लिए उपयोगी हैं, वो सारी चीजें आप जेडी में डालोगे, तो आपके पास उतने ही लिमिटेड लोग आएंगे जिनको आप अच्छे से डिफाइन करके आप उनको रख सकते हो। अब मैक्सिमम आपका टाइम वेस्ट होना
बच जाएगा। अब हम बात करते हैं फोकस्ड ऑन स्किल, मतलब हर बंदे का अलग अलग टैलेंट होता है। यदि आप किसी मछली को पेड़ पे चढ़ाओगे तो वो कभी भी नहीं चढ़ पाएगा। आपको देखना पड़ेगा कि इस व्यक्ति का ये टैलेंट है और इसमें ये गुण है, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। यानी कि एक एम्प्लॉय और एक कंपनी का जो ओनर होता है, उनका पिता और पुत्र का रिश्ता होता है। यानी कि उसके भविष्य के लिए जैसे पिता अपने पुत्र के लिए सोचता है, वैसे ही कंपनी का जो ओनर होता है यदि अपने बंदे के लिए उतना ही अच्छा सोचेगा तो उसको अच्छी साइन पकड़ाएगा कि भैया तेरे को इसमें ये करना चाहिए। एक आपका एडवांस आपके बंदे के साथ में एग्रीमेंट, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, वो आपका फुलफिल होना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि आप इमीडिएटली उसको एक्शन ले सकें किसी भी तरीके से, और साथ में सामने वाले बंदे को, एम्प्लॉय को भी कोई परेशानी होती है। और जब भी आप सीधा हायरिंग रखते हो तो पहले 3 महीने के लिए प्रोविजन पीरियड पे रखने का प्रयास करो, और 1 या 2 दिन का पहले आप डेमो रखो। हो सकता है आपसे गलती से भी वो हायर हो गया तो 2 दिन में, 3 दिन में आप चेक कर पाओ। फिर भी आपको लगता है तो 3 महीने का टाइम होता है सिस्टम के अंदर कि आप उसको प्रोविजन पीरियड पे रख के आप चाहो तो उसको रेगुलर रखो, या आपको नहीं लगता है तो आप उसको रेगुलर मत रखो। अब बंदे आपके साथ में कंपनी में जुड़े हुए हैं, एम्प्लॉय आपके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जो आपके साथ में वेंडर हैं या कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अब आपको कंपनी को इंक्रीज करना है तो किस चीजों पे और विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा, वो है कंटिन्यूअसली आपकी ट्रेनिंग पे। जब तक कंटिन्यूअसली आपकी ट्रेनिंगें नहीं होंगी, जब तक हर बंदे को नॉलेज नहीं होगी, हो सकता है आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो लेकिन उस प्रोडक्ट की यदि अच्छी ट्रेनिंगें नहीं है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में मान लो, किसी भी डिपार्टमेंट में मान लो, आपका आपस में ऑफिस में या आपकी कंपनी में एक कम्युनिकेशन गैप चल रहा है, इसके लिए कंटिन्यूअसली आपको कंपनी की ट्रेनिंग्स रखनी होती है, जिसमें क्या होता है आपका जो एम है, आपकी जो कंपनी का एम है वही एम्प्लॉय का एम हो, यानी कि दोनों का जो एक फ्यूचर प्लान रेडी हो कि इस कंपनी के अंदर मैं कंटिन्यूअसली जुड़ा रहता हूं तो मेरा फ्यूचर क्या दिखता है मुझे, वो क्लियरिटी एक आपके एम्प्लॉय को भी दिखनी चाहिए। जब भी आपके साथ में अच्छा रिलेशन आपस में बन पाएगा। साथ में उन लोगों को भी आपको देखना पड़ेगा जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनको भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। नहीं तो जिनका आप नहीं भी कर रहे हो और उनको भी लेके चल रहे हो तो इससे होगा क्या, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं वो लोग मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। हमारी पीठ किसी ने नहीं थपथपाई, लेकिन जो बंदे ने काम खराब किया या जो सही नहीं कर रहे, सिर्फ सैलरी उठा रहे हैं या जो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, उन लोगों को भी आपने रख रखा है, तो ये आपकी कंपनी के लिए, सिस्टम के लिए नुकसानदायक रहेगा। किस व्यक्ति से हमें कब बात करनी है ये भी आपको देखना पड़ता है। इसके लिए हमें सीआरएम और ईआरपी सिस्टम आपकी कंपनी में आपको टूल के रूप में रखना होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कंटिन्यूअसली आपको देखना होता है कि किस बंदे ने बहुत अच्छा कार्य किया, यानी कि आपको केपीआई पे काम करना पड़ता है, की परफॉर्मेशन इंडिकेटर, यानी कि जिस बंदे ने अच्छा कार्य किया उसको आपको कंटिन्यूअसली आगे प्रमोशन देना चाहिए। जो नहीं कर रहा उसको आपको रेगुलरली उसको ट्रेनिंग दो, फिर भी नहीं मान रहा तो आउट करो उसको सिस्टम से। ये चीजें भी आपको देखनी पड़ती हैं। साथ में हम बात करें, यदि उसने अच्छा कार्य किया तो जो आपके डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग कार्य अच्छा कर रहा है लेकिन फिर भी डिसिप्लिन से आउट जा रहा है, तो वहां पे पेनल्टी का प्रावधान भी होना चाहिए। यदि और वो जो अच्छा डिसिप्लिन को मेंटेन कर रहे हैं, जो आपने सिस्टम बनाया उसको मैनेज कर रहे हैं, यानी कि जो एसओपी जो आपने बनाई है सिस्टम कंपनी का, उसके द्वारा काम कर रहे हैं, तो आपको उनको कुछ बेनिफिट भी आपको एडिशनल देना चाहिए। हर त्योहार पे भी आप उसको एक अप्रिशिएट कर सकते हो कि उसको कुछ गिफ्ट वगैरह दे सकते हो। बर्थडे आता है तो बर्थडे पे भी आप उसका अच्छा विश कर सकते हो। ऐसी कई चीजें हैं जो एम्प्लॉय के लिए भी आपको देखनी होती हैं। ये सारी चीजें मिलके ही आपकी कंपनी को एक बड़े लेवल पे बढ़ाएंगी। अगली जो हमने स्ट्रेटजी है, हमने 5 स्ट्रेटजी पे बात करी थी, जिसमें से पहली स्ट्रेटजी पे हमने आज बात रखी है। अगली 4 स्ट्रेटजी आने वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। ऐसे ही इंपॉर्टेंट और जो आपकी कंपनी को ग्रोथ दे सकते हैं, आपके बिजनेस को ग्रोथ दे सकते हैं, ऐसे वीडियो को कंटिन्यूअसली देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक आपको धन्यवाद।